अब माननीय श्री शिवपाल जी, आपसे ये अनुरोध है कि कृपया 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय के संवैधानिक पद का सम्मान करता हूँ, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज जिस अवसर पर हम चर्चा कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश की वास्तविक तस्वीर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बल्कि सरकार की कल्पनाशील पेंटिंग सा लगता है। यह अभिभाषण पढ़कर ऐसा लगा मानो प्रदेश में कोई समस्या है ही नहीं, न कोई बेरोजगार है, न कहीं किसान परेशान है, न ही कोई महिला असुरक्षित है। यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश की जनता का सच नहीं है। दरअसल यह सरकार के प्रचार विभाग का दस्तावेज बनकर रह गया है। कागज पर विकास है, जमीन पर निराशा है और सदन में सिर्फ आत्म प्रशंसा एवं सरकार का खुद का गुणगान है। इसमें चमकदार आंकड़े जरूर हैं, लेकिन जनता की सच्चाई, युवाओं का दर्द, किसानों की तकलीफ, महिलाओं की सुरक्षा और गरीबों की चिंता कहीं नज़र नहीं आती है। अधिष्ठाता महोदय, अगर यह अभिभाषण सच है तो फिर प्रदेश की जनता गलत है, और अगर जनता सच है तो यह अभिभाषण पूर्णतः गलत है। अभिभाषण का मूल समस्या यह है कि इसमें दावे अधिक हैं, जमीनी सच्चाई गायब है। पूरा अभिभाषण सरकारी प्रचार पत्र जैसा प्रतीत होता है। जनता की वास्तविक समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य की गिरती स्थिति लगभग अनुपस्थित है। कई जगह सफलता का दावा है, लेकिन डेटा और परिणाम स्पष्ट नहीं है। यह अभिभाषण वास्तविक स्थिति से काफ़ी दूर और केवल छवि निर्माण पर आधारित दिखता है। अधिष्ठाता महोदय, यह भाषण सुनकर ऐसा लगा जैसा सरकार जनता से नहीं, सरकार अपने ही आईने से बात कर रही है। सरकार ने आईने में देखा और कहा सब ठीक है, लेकिन जनता जमीन पर रहती है, जमीन पर ही दिखती है। इसके अनुसार स्थितियां कठिन हैं, कष्ट में हैं और जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। अभिभाषण में हर विभाग शानदार दर्शाया गया है, हर योजना ऐतिहासिक दिखाई गई है, हर निर्णय अभूतपूर्व बताया गया है। यह अभिभाषण उपलब्धियों की किताब नहीं, बल्कि हकीकत से भागने के स्क्रिप्ट लगती है। अभिभाषण में विकास का ढोल इतना बजाया गया कि जनता की आवाज़ ही दब गई। सरकार आंकड़ों में तो अमीर दिख रही है, पर जनता की सुविधाएं देने से गरीब है। यह सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, जिसमें चारों तरफ समाधान की कमी। सरकार का सच यह है कि विज्ञापन बड़ा रखो और सोच छोटी और काम उससे भी छोटे, लेकिन प्रश्न यह है, अगर सब कुछ इतना ही ऐतिहासिक है तो जनता की परेशानी रोजमर्रा क्यों बनी हुई है? महोदय, सरकार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। मैं पूछता हूँ, कानून व्यवस्था का मतलब आखिर है क्या? सरकार द्वारा केवल आंकड़े प्रस्तुत कर देना, प्रेस नोट जारी कर देना या जनता का निर्णय जीवन व्यतीत करना? आज महिलाएं डर में हैं, दलित न्याय के इंतजार में है, गरीब थानों से लेकर अदालत तक दर भटक रहा है। कानून व्यवस्था का मतलब लाठी नहीं है, बल्कि भरोसा होता है। आज अपराध का डर कम नहीं हुआ है, बल्कि जनता का भरोसा सरकार से कम हुआ है। कागज पर शांति है, लेकिन जमीन पर भय है।
यही है सरकार की असली सच्चाई। अपराध कम दिखाने से कम नहीं होता है जनाब, बताइए महोदय। अगर इस सरकार की सबसे बड़ी असफलता को क्रमवार गिना जाए तो युवा और रोजगार सबसे ऊपर होगा। सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिए, विदेश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ दिया, किसे दिया और कब दिया। अभिभाषण में रोजगार, स्टार्टअप और नौकरी देने की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन युवाओं का सवाल है कि स्थायी सरकार की नौकरियां कितनी मिली। सरकार कहती है कि चयन बड़ा है, जैसे अभिभाषण में भर्ती संख्या बढ़ाने के दावे किए गए, लेकिन युवाओं की वास्तविकता है भर्ती के पेपर लीक हुए। यदि परीक्षा हो गई है तो वर्षों तक उसके परिणाम लंबित रहे हैं, अभी तक नहीं परिणाम। सरकार ने युवाओं को गच्चा देने का नया तरीका अमल में लाई है। संविदा और आउटसोर्सिंग को रोजगार बताकर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ ही सरकार द्वारा किया गया है? असली विकास है। सरकार नौकरी दे पा रही नहीं, लेकिन सरकार युवाओं की उम्मीदें लगातार तोड़ रही। सरकार रोजगार वादे बड़े कर रही है, परंतु नियुक्तियां बेहद न्यूनतम स्तर। सरकार ने युवाओं के सपनों को संविदा में बदल दिया है। सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। सरकार ने युवाओं को इंतजार का सर्टिफिकेट दिया है। युवाओं के हाथ में डिग्रियां हैं, उम्र निकलती जा रही है और सरकार कहती है सब्र रखिए। कब तक सब्र? महोदय, सरकार सब्र मांग रही है, लेकिन युवा का समय वापस नहीं आएगा। नौकरी का इंतजार कराना ही सरकार की सबसे लंबी योजना लगती है। महोदय, अभिभाषण में किसान बहुत खुश दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक किसान आज भी खाद के लिए लाइन में, पानी के लिए आसमान की तरफ और दाम के लिए बाजार की तरफ देख रहा है। लागत बढ़ी, एमएसपी सीमित रही और भुगतान में देरी रही। गन्ना किसान को प्रति कुंटल अगैती किस्म के लिए 400 रुपये प्रति कुंटल, सामान्य गन्ना के लिए लगभग 390 प्रति कुंटल, जबकि कई क्षेत्रों में गन्ने की लागत 425 रुपये आती है और मूल्य निर्धारित किया गया 410। तो ये तो गन्ना किसानों के लिए घाटे का सौदा हो गया। इसमें भुगतान करने में देरी। 2017 से 2025 तक आप गन्ने का दाम मात्र 50 प्रति कुंटल की बढ़ा पाए। 8 साल में केवल 50 रुपये, और कह रहा है मैंने बहुत गन्ने के दाम, पूरा माला माल कर दिया किसान गन्ने का। गन्ना किसान के साथ अन्याय, आपने अन्याय कर रहे। सरकार के भाषणों में किसान समृद्ध है, खुशहाल है, लेकिन खेत में किसान मजदूर है। सरकार कहती है किसानों की आय दोगुनी हुई। अगर आय दोगुनी हुई तो उन पर कर्ज चौगुना क्यों हुआ है? अगर किसानों की आपने आय दोगुनी कर दी है तो किसानों पर चौगुना क्यों हुआ है? अभिभाषण में किसान योजनाएं, बीमा और खरीद के आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही है। कहती है प्राकृतिक आपदा के में मुआवजा मिल ही नहीं रहा, जहां मिल भी रहा है तो बहुत कम। किसान सम्मान निधि का जिक्र है, लेकिन असल में किसान का सम्मान कहाँ है? किसानों की वास्तविक आय वृद्धि का प्रमाण कहाँ है? किसान खेतों को खून पसीने सींच रहा है, सरकार भाषणों में समृद्धि दिखा रही है। महोदय, अभिभाषण में हर खेत को पानी
लेकिन हकीकत यह है नहरों में सिल्ट जमी है, पंप बंद पड़े हैं, परियोजनाएं अधूरी की अधूरी पड़ी हैं, फाइलों में पानी बह रहा है, खेतों में सूखा फंस रहा है। सिंचाई विभाग के बारे में तो जान ही रहे हो, जल जीवन मिशन को तो हाल ये निराले ही हैं। अब आपके एक जनप्रतिनिधि रोका-राकी कर रहे हैं। मैं तो परिचित हूँ आपके उस जनप्रतिनिधि से, वो जुझारू है और सच बोलने वाला है। यही नहीं, इनके पिताजी को मैं जानता हूँ, वो भी बहुत जुझारू और सच बोलने वाले हैं। यही नहीं, इनके पिताजी जुझारू रहे हैं, उनका भी इतिहास रहा है अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का। अगर खेत में पानी नहीं दे पा रहे हो तो अपनी आँख में पानी ले आइए, सिंचाई मंत्री है नहीं, शायद कुछ भ्रष्टाचार के पाप धुल जाए। वैसे भी जनता तो आपके विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा मान चुकी है। अभिभाषण में सरकार ने स्कूल कॉलेजों को गिनाया, लेकिन स्कूलों में शिक्षक नहीं, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, और सरकार की नीतियों की वजह से बच्चों के भविष्य अटके। शिक्षा नीति बड़ी है, लेकिन पढ़ाने वाला छोटा कर्मचारी है, जिसके मूलभूत जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। बच्चों के हाथ में किताब कम और सरकार के हाथ में विज्ञापन ज़्यादा। महोदय, अस्पतालों की सूची लंबी है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर कम है। दवा बाहर से आ रही है और गरीब की जेब खाली हो रही है। इलाज सरकारी कागज में मुफ्त है, लेकिन हकीकत में बहुत महंगा है। यहाँ तक कि मेरी विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में के बिलाट शाखा में समाजवादी पार्टी सरकार के समय में एक CSC दी थी, जिसमें आप लोग आज तक एक डॉक्टर पोस्ट नहीं कर पाए, एक डॉक्टर पोस्ट नहीं कर पाए। जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि 10 किलोमीटर पर वहाँ एक CSC है। तो इसका मतलब क्या है? डॉक्टरों की कमी है और व्यवस्था का अभाव है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर गुणवत्ता सुधार का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। सरकार विकास का तो फीता काटने में मापती है। सड़क बनती है, पहली बारिश में उखड़ जाती है। PWD की सड़कें इतनी अस्थायी हैं जितनी सरकार की जवाबदेही। लोक निर्माण विभाग PWD का हाल तो उस सर्कस के जादूगर जैसा हो गया जो हाथ की सफाई को जादू और चमत्कार कहता है। विदेश के छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ठेकेदार अपनी फर्मों को जिंदा रखने व जीवन यापन हेतु 35-40 यहाँ तक कि 50% तक बिलो टेंडर डालकर अपनी फर्मों को जिंदा रखने का प्रयास कर रहा था। आज जन जाने कौन सी सरकार पर मोहिनी मंत्र या मैनेजमेंट स्किल आ गई है। सरकार के सारे टेंडर 10 पैसे या 20 पैसे एवं में मैनेज हो रहे हैं। यह और कुछ नहीं, विभाग में भ्रष्टाचार की बू है। अब तो इस भ्रष्टाचार का आक्षेप आप पर भी आ रहा है, मंत्री जी, आप पर भी आ रहा है, मंत्रियों पर भी आ रहा है। सरकार के कुछ रिटायर्ड विभागीय अधिकारी और कुछ संबंधित अधिकारियों को चिन्हित करिए जो बाजार में आपका नाम सब्जियों की तरीके से बेच रहे हैं। सरकार एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, स्टेडियम गिनाती है, लेकिन गांव की सड़कें टूटी हैं, छोटे उद्योग बंद हैं, स्थानीय रोजगार गायब। विकास जनता के लिए होना चाहिए, न कि पोस्टर और उद्घाटन। संक्षिप्त करें माननीय सदस्य। सरकार सिर्फ फीता काटती है। मैंने आपसे अनुरोध किया है कि 15 मिनट से 20 उसको कर लीजिएगा कृपया। खिंचवाती है, अनुरोध है आपसे। जनता का जीवन सुधारने में देखिए, व्यवस्था सबके साथ समान रहेगी। सजाने के चक्कर में गांव का विकास और मूलभूत जरूरतों को भुलाती जा रही है। क्या हुआ?
उन गांव का जो आप लोगों ने गोद लिए थे वे जस के तस ही हैं। अगर आप लोगों का गांव के विकास देखना है तो आइए, माने अधिष्ठाता महोदय आइए, देखिए आकर के सफाई की बात करते हैं। आइए हमारा पूरे क्षेत्र में, वैसे तो पड़ोसी हो और आपके क्षेत्र में जो आपने कहा, देखिए पड़ोस का इतना जो धर्म आप निभाइएगा कि समय से याद अपनी बात नहीं समाप्त किया। करिएगा बस। अधिष्ठाता महोदय जो कहा तो हुआ। और मान्यवर, इस सरकार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हमने मिलकर कितना विकास किया और किस स्तर तक किया, जबकि पिछले 9 सालों से एक भी सरकारी योजना का लाभ हमारी विधानसभा क्षेत्र को नहीं दे रहे हैं। क्या ये द्वेष भावना भेदभाव की श्रेणी में नहीं आता? सरकार परियोजनाओं तो शुरू करती है, मैं तो कहूँगा परियोजना शुरू तो करती है, लेकिन जनता के बीच जाते जाते काम अधूरा रह जाता है। इसके उपरांत बोर्ड लगा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में काम गायब होता है। सहकारिता का तो मूल तंत्र ही बदल दिया। सहकारिता की नीति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती थी। आज इस विभाग को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। सरकार ने सहयोग की जगह नियंत्रण रह गया है। सिर्फ सहकारिता का मतलब था सहयोग। आज हालत यह है कि किसान को ऋण नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वह माफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन समितियों पर सरकार का पूरा नियंत्रण, जबकि लोकतंत्र में हमेशा जनता के चुने हुए लोगों का हमेशा कोऑपरेटिव में नियंत्रण रहता है। तब भ्रष्टाचार नहीं होता था, लेकिन अब पूरी तरह से अधिकारियों का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण, उसकी वजह से समितियों पर कोई व्यवस्था नहीं। सहकारिता किसान की नहीं, फाइलों की सेवा में लग गई है। ये बोझ सिर्फ सीजन आते ही ट्रांसफर पोस्टिंग में लग जाती है। अभी भाषण में अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को ऊपर दिखाया गया है, आम आदमी नीचे आ गया है। सरकार कहती है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन छोटा व्यापारी टूट रहा है, युवा बेरोजगार है और आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था ऊपर तभी मजबूत मानी जाएगी जब नीचे आम आदमी मजबूत होगा। महोदय, हम केवल आलोचक नहीं हैं, हम कहते हैं कि स्थायी रोजगार दो, किसान को सही दाम दो, शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश हो, महिला सुरक्षा में जवाबदेही हो, गांव शहर का संतुलन है। सरकार प्रति व्यक्ति आय और निवेश बढ़ाने की बात करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो बेरोजगारी क्यों है? अगर वित्त मंत्री जी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 है, तो क्या इस अभिभाषण में वित्त मंत्री जी सरकार ने बताया कि प्रदेश में कितना कर्ज है? क्या बताया है? और प्रति व्यक्ति कर्ज अलग अलग मदों में वसूलने वो कितना है? लेकिन वित्त मंत्री जी आप चिंता न करें, वसूलने की प्रक्रिया हम अमल में नहीं आने देंगे। जनता बहुत समझदार है, आपके छलावे में नहीं आने वाली है। मनरेगा किसानों को आप लोगों ने 100 दिन की सरकारी काम की मजदूरी देने का वादा किया। साल में कितने दिन होते हैं? 365। समाप्त करें। 365 में केवल 100 दिन और फिर शेष 265 दिन मजदूर क्या करेगा? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल और बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत आने वाले मजदूरों को मजदूरी का अंश मात्र 230 से 240 रुपये दिया जा रहा है। उसको भी देने में धांधली है। केरल जैसे छोटे राज्य में 350 से लेकर 400 रुपये दिया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 500 से 600 रुपये प्रतिदिन 365 दिन मजदूरी का वादा नहीं होना समाप्त चाहिए। करें कृपया। आप सिर्फ मजदूरों और किसानों को ठगना जानते हैं।
उनके खून पसीने की कमाई को निचोड़ना जानते हैं। थोड़ा संवेदनशील बनिए। किसान मजदूरों की अंतरात्मा को आवाज़ बड़ी सरकार को ले दे हुई है। छोटे व्यापारी और एमएसएमई संकट में क्यों है? निवेश का फायदा आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? निवेश का शोर तो है, लेकिन रोजगार का सन्नाटा भी है। क्यों छुपा रही है सरकार? अभिभाषण में सरकार योजनाओं का ढोल पिटवा रही थी, लेकिन महिलाओं को डर खत्म नहीं हुआ। दलित पिछड़े समाज व अत्याचार की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। सामाजिक सौहार्द कमज़ोर है। एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम आप ही करते हैं। वर्तमान में उदाहरण भी है। समाज को नीचा दिखाने के लिए कानून को खुद लाते हो और फिर उसे रुकवाने का भी खुद ही समाज पर प्रदेश की जनता को बहकाना, मूर्ख बनाना धन्यवाद बंद माननीय कर दे। सदस्य, समाप्त कर दिया। आपके झांसे में कोई नहीं आएगा। समाजवादी विचारधारा कहती है विकास तभी संभव है जब न्याय सबको और समान मिले। महोदय, यह अभिभाषण ऐसा है जैसे बिना इलाज के स्वास्थ्य का दावा करना, बिना नौकरी के रोजगार की बात करना, बिना पानी के सिंचाई की कहानी सुनाना। यह अभिभाषण विकास का दस्तावेज नहीं और सरकार की कल्पना का नाटक है। यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा को नहीं दर्शाता है। यह सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है। आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, छोटा व्यापारी संघर्ष कर रहा है और सरकार केवल आंकड़े पढ़कर विकास का ढोल पीट रही है। समाजवादी पार्टी इस अभिभाषण को वास्तविकता से दूर, जनता से कटा और समाज जवाबदेही से भागता हुआ मानती है। हम सरकार से कहते हैं कि विचार से बाहर आइए, जनता के बीच जाइए, तभी उत्तर प्रदेश बदलेगा। सरकार का काम सिर्फ घोषणा करना और विपक्ष का काम सच बताना मात्र नहीं है। हमारी आपकी जवाबदेही होती है। धन्यवाद। जनता के प्रति सवालों से भागकर विकास नहीं होता है। यह अभिभाषण जनता की पीड़ा नहीं, सरकार की पीआर मशीन है। विज्ञापन से वोट मिल सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं। जनता की आवाज़ दबाओगे तो सदन में गूंज बढ़ेगी। समाजवादी आवाज़ दबेगी नहीं, जनता का सच बोलती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय शलभमणि त्रिपाठी जी, आपसे अनुरोध है, कृपया 6 मिनट के समय में अपनी बात रखेंगे, प्लीज़।